कि हम दोनों के आर्गूमेंट्स देखेंगे कि जो साइड कहती है कि खुदा की ज़रूरत नहीं है और फिर जाहिर है कि हम वो कहते हैं कि नहीं, खुदा की ज़रूरत है, खुदा के बगैर ज़िंदगी कितनी डिप्रेसिंग होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री रिवाइज कराऊंगा ताकि आप लोगों को एक बैकग्राउंड पता लगे कि इस सोसाइटी तक हम पहुँचे कैसे। ये जो हाइपर मटीरियलिस्टिक सोसाइटी बन चुकी है और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिन पिलर्स पे खड़ी हुई है वो कैसे, हाउ कम इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी तक जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो चंद एक स्टेजेस से गुजरी है। वो क्या क्या है? सबसे पहले स्टोन एज के बाद ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आई, आयरन एज के बाद एग्रीकल्चरल एज आई। ठीक है, ये सारी हर एज के कुछ औसाफ हैं, वो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एज आई। इंडस्ट्रियल एज जो है वो 18वीं सदी से शुरू हुई और उसके बाद इंडस्ट्रियल एज से भी नेक्स्ट लेवल जो एज है वो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसका इस वक्त हम जो है वो हिस्सा है। इससे भी जो नेक्स्ट लेवल अब एज आ रही है वो एआई की एज, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस की एज आने लगी है। तो हर एज के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने सोशल इश्यूज हैं और अपने अकायद और नज़रियात। वेस्ट की जहाँ तक बात है, चूंकि देखें ना, जो सिविलाइजेशन पावरफुल होती है उनकी यही कोशिश होती है कि सारे के सारे अपने अकायद पूरी दुनिया में फैलाए जाए, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स है ही। मुसलमानों के पास होगी, मुसलमान भी ये करेंगे, सीधी सी बात है, और करना चाहिए। तो वेस्ट ने एक स्ट्रगल देखी है और वो स्ट्रगल कब शुरू हुई? 15वीं सदी से। उस स्ट्रगल का नाम था रेनेसेंस। नाम सुना है? रेनेसेंस में एज ऑफ रीजन आई और रेनेसेंस, फिर उसके बाद रेनेसेंस एक्चुअली लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत से इज़म और स्किज़म्स खड़े हुए और इसी के दौरान बीच में कार्ल मैक्स का वो पूरा कम्युनिज्म भी आया। ठीक है, और इसी के बीच में मैक्स वेबर का पूरा वो एक मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट भी आया। इसी में हर्बर्ट स्पेंसर के कॉन्सेप्ट्स आए जो सोशियोलॉजिस्ट था। इसी के दौरान जो है वो चार्ल्स डार्विन, उसने अपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पेश की। ठीक है ना, और उसने जो है नेचुरल सिलेक्शन का पूरा आइडिया पेश किया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इट ऑल बिगेन इन 15th सेंचुरी विद रेनेसेंस। रेनेसेंस में एज ऑफ रीजन जब स्टार्ट हुई तो रेनेसेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज बेसिकली मॉडर्निटी 16वीं सदी में। मॉडर्निटी के बाद 17वीं सदी को एज ऑफ रीजन कहा गया, जिसमें बहुत से फिलोसफर्स आए, वेस्टर्न फिलोसफर, बहुत से सोशियोलॉजिस्ट खड़े हुए, साइंटिस्ट खड़े हुए, बायोलॉजिस्ट खड़े हुए और उन्होंने अपने अपने व्यूज़ देना शुरू किए और साइकोलॉजी भी एक एज ए फील्ड क्रिएट होना शुरू हुई। उसके बाद 18वीं सदी एनलाइटनमेंट कहलाती। अगर आप एनलाइटेंड मॉडरेशन बहुत एक लफ्ज़ बोला जाता है ना, तो एनलाइटनमेंट अलग से आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके कि एनलाइटनमेंट थी क्या। इसमें पोइट्स बहुत एक्टिव थे, वेस्टर्न पोइट्स। इसमें फिर एथिज्म भी एक्टिव हुआ। ठीक है, इसमें सेकुलरिज्म बहुत एक्टिव हुआ एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म में लिबरलिज्म है, इसमें फिफ्थ वेव फेमिनिज्म है, ठीक है ना, इसमें मॉरल रिलेटिविज्म है, इसमें ह्यूमनिज्म है। ये सब इज़म्स और स्किज़म हमें पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ढके छुपे अंदाज में हो सकता है आप किसी इज़म और स्किज़म के कायल हो और आपको पता भी ना लगे। ठीक है, और सेल्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह। सेल्वेशन के लिए अगर थोड़ा सा भी ला इलाहा इल्लल्लाह में कुछ खलल आया तो पूरी लाइफ की फ़िलॉसफी बिगड़ जाती है। इसलिए हम शुरू इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से करेंगे कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये सारे इज़म्स और स्किज़म्स सिर्फ जो है ना थ्योरीज नहीं है, ये इटसेल्फ रिलीजन है। ये मत समझें कि ये इनोसेंट सी आइडियोलॉजीज़ हैं और बस चंद एक थ्योरीज हैं। नहीं, दे कैरी मीनिंग्स। पूरा इनका एक कल्चर है, इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है एक एक थ्योरी की, इकोनॉमिक फिलॉसफी है एक एक थ्योरी की। इन पूरी थ्योरीज का एक ओवरऑल कल्चर है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पे थोपा जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो चंद एक इज़म्स और स्किज़म्स क्या है इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। आपने मुझे बताना है आपने नाम सुने में कि नहीं। नेचुरलिज्म का नाम आपने सुना? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। मॉरल रिलेटिविज्म कभी सुना है किसी ने? जो इस वक्त बहुत एक्टिव है। ठीक है, मूवीज़ में, टीवी सीरीज़ में, मीडिया भी इन्फ्लुएंस होता है ज़ाहिर है इन इज़म्स और स्किज़म से, थ्योरीज से। कॉर्पोरेट कल्चर इन्फ्लुएंस होता है। ओवरऑल जो ग्लोबल वैल्यूज़ बनती हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, वो इन इज़म्स और स्किज़म्स के मुताबिक बनती है। ठीक है, अच्छा, डीइज़म सुना है कभी? डीइज़म, थीइज़म, एथीइज़म, ये तीन मेन फिलॉसफीज है ना। डीइस्ट होते हैं, फिर थीइस्ट होते हैं और एथीइस्ट होते हैं, और ह्यूमनिज्म।
तो ये मैं आपको एक बहुत बेसिक इंट्रो करवाऊंगा ताकि आपको समझ में लग जाए ये जो हमारे अकायद खराब हुए ये एकदम नहीं हुए हैं, इनके पीछे बहुत से कॉन्सेप्ट्स और इज़म्स और स्किज़म हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें देखें नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म ये स्कूल ऑफ थॉट है इन शॉर्ट बेसिकली कि नेचुरल फिनोमिना इज द ओनली रियलिटी, और ये रेनेसेंस के पीरियड पे मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक है, कि सुपर नेचुरल फिनोमिना इज नॉट अ रियलिटी। सुपर नेचुरल फिनोमिना में क्या आता है? एंजल्स, गैब, गैब की दुनिया ना। अल्लाह, जैसे अल्लाह ने तो कुरान में कहा ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली क्वालिटी ही उन लोगों की ये बताई जो गैब पर ईमान लाते हैं, ठीक है। तो नेचुरलिज्म की जो पूरी मूवमेंट है उसने तो गैब को उड़ा के रख दिया। उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड के मुताबिक जो चीज़ साबित होगी, और साइंटिफिक मेथड में पहला स्टेप क्या होता है? एनीवन जी? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है साइंटिफिक मेथड। तो हर वो चीज जो ऑब्जर्व नहीं हो सकती वो उस रियलिटी के उससे निकल गई, ठीक है। रियलिटी नहीं है वो चीज एक ख्वाब हो सकता है, एक सुपरनेचुरल चीज हो सकती है, लेकिन उसके कोई वजूद नहीं, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। और ये इन्होंने कहा कि हर चीज को इसी लेंस के साथ स्टडी किया जाएगा। नेचुरलिज्म से फिर आगे डार्विनिज्म, एथिज्म, वो सारी चीजें कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस वक्त हमारे जो मेन साइंटिस्ट हैं वो नेचुरलिज्म के कायल हैं, जो टॉप के आप कह लें इस वक्त साइंटिस्ट हैं, या जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट हैं। टॉप के नहीं कहूँगा, मेन स्ट्रीम कहूँगा, क्योंकि मीडिया भी बहुत शातिर है ना, वो मेन स्ट्रीम करता ही उसे है जो नेचुरलिस्ट है, बाकियों को वो मेन स्ट्रीम करते भी नहीं है, ठीक है। उनके बाकायदा इस पर क्राइटेरियाज हैं। और आपके जो मेन मुफक्किरीन हैं इवन पाकिस्तान के, वो भी नेचुरलिज्म के कायल हैं। ओके, चाहे वो कोई शायर हो बहुत बड़ा, चाहे वो कोई इंटेलेक्चुअल हो, जो इंसान इस्लाम को पढ़े बगैर, ये याद रखें, वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ेगा वो नेचुरलिज्म का ही कायल होगा, ठीक है। इसलिए इस तरह की क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी यूथ को इस्लाम का बता दें और हम अपनी यूथ को एक तारुफ करवा दें इन फिलॉसफीज के बारे में, इज़म्स और स्किज़म्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद दीइज़्म। दीइज़्म जो है ये क्या बिलीफ है? ये है इट इज़ अ बिलीफ इन गॉड। गॉड पे बिलीव करता है एक दीस्ट। और दीइज़्म कब चली थी? ये 17वीं सेंचुरी में चली थी, रेनेसेंस के बाद। और ये उस दौर के मॉडर्न लोग थे जो ज़रा थिंकर्स टाइप लोग थे, और उनके पास कुछ रीजंस भी थी दीस्ट होने की। जब उन्होंने बाइबल में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो रेसिस्ट हैं, ठीक है ना, या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें देखी कि जो नॉन साइंटिफिक चीज़ें, और बाइबल में बहुत सी मिस्टेक्स हैं टू बी ऑनेस्ट। बल्कि गोरा, आपको पता है, कंफर्म जब बाइबल पढ़ता है तो वो एथियस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको हजम नहीं होती ये चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं बाइबल में। एनीवे, तो उन्होंने जब फिर पोप और चर्च के मजालिम भी देखे, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन भी होती देखी, ठीक है ना। पोप और चर्चेज ने बहुत मजालिम किए। किंगशिप होती थी वेस्ट में, और किंग पोप को अपने अंडर कर लेता था और पोप को ख़रीद के पोप से अपनी मर्जी के फतवे दिलवाता था, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ऑल इन ऑल जो वेस्टर्न एक तारीख है। उसके रिएक्शन में, उसके नतीजे में ये मूवमेंट्स निकली हैं ज़्यादातर। ओके, फेमिनिज्म भी देख लेना, उसी के एक नतीजे में निकली है कि औरतों को वहाँ राइट्स मिले ही नहीं, ना वोटिंग का राइट मिला, ना उन्हें प्रॉपर्टी बनाने का राइट मिला, वगैरह वगैरह। तो दीइज़्म एक मूवमेंट खड़ी हुई, और दीस ने कहा कि हम खुदा को मानते हैं, लेकिन वो खुदा ज़रूरी नहीं कोई सुपर नेचुरल बीइंग हो, वो नेचर भी हो सकती है, वो खुदा यूनिवर्स भी हो सकता है, वो खुदा एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और वो खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि जो कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स को। वो खुदा है कि जिसने कायनात बनाई, क्रिएटर पे हम बिलीफ रखते हैं, कायनात बनाई, कायनात बना के छोड़ दी, यानी कि अब इंसानों के हाथ में है सब कुछ। तो ये दीइज़्म है। और दीस का जो पहला पिलर है, जैसे हमारा एक पिलर है ना, पहला पिलर क्या है? तौहीद। दूसरा पिलर, ठीक है, तीसरा पिलर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनका पहला पिलर है ह्यूमैनिटी। ओके, तो ये जो नारा है ना, ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, इज द बेस्ट रिलीजन, ये दीइज़्म का नारा है। ओके, हमारा इस पे काउंटर क्या है? हमारा इस पे काउंटर ये हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 70 दर्जे हैं, 70 शाखें हैं ईमान की, ठीक है। और उनमें से जो निचली तरीन शाख है वो ये है कि तुम रोड पे जा रहे हो और तुम्हें एक रकावट नजर आई, या एक वो जो है ट्री की ब्रांच पड़ी नजर आई, उसको साइड पे कर दो। ये उसका लोएस्ट तकाजा है ईमान का। तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी लोएस्ट तकाजा है ईमान का।
आप कहते हैं ह्यूमैनिटी तो पीक है रिलीजन की, हम कहते हैं तो लोएस्ट तकाजा है। मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है। और इसी हदीस में आता है कि ईमान की जो हाईएस्ट शाख है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को जान लेना। और अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, नॉन मुस्लिम है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नेकी क्या है कि मैं उसके साथ दोस्ती लगाऊं, उसको अखलाकियात सिखा दूं, ठीक है ना, और उसको कोई फ़ायदा पहुंचा दूं दुनियावी, उसको कोई जॉब लगवा दूं, या उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं उससे उसकी बिछड़ी हुई माँ से मिलवा दूं। क्या ख्याल है? व्हाट इज़ मोर बेटर? ऑब्वियसली तो खालिक बिल्कुल इसी तरह, अल्लाह वो तो खालिक है ना, उसका माँ से भी बढ़ के है। तो मेरी पहली जिम्मेदारी क्या है कि मैं उसको खालिक का तारुफ करवाऊं, क्योंकि मुझे खालिक का तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो हम इस नीयत से, ये हमारा बेसिक रीज़न है दावत देने की, और नबवी तरीका है कि लोगों को तारुफ कराओ, हु इज़ अल्लाह, और उनके खालिक से मिलवाओ, ठीक है जी। तो दीज हम बेसिकली, इनके जो पहला पिलर है वो ह्यूमैनिटी है, एंड दे से कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज़ टू डू गुड फॉर अदर्स। और इस सोच के आपको बहुत पढ़ा लिखा तबका हमारी सोसाइटी में मिलेगा जो कहते हैं नमाज वगैरह तो कोई फ़र्ज फुर्ज नहीं है, बातें हैं मौलवियों की बनाई हुई, ठीक है ना। असल में दीन है लोगों की खिदमत करना, बस खिदमत खल्क करना, और हुकूकुल इबाद, बस दैट्स इट, ये दीन है। तो ये आधा दीन है, ठीक है। और ये उन क्लियर कट कुरानी आयात का इनकार है जहाँ पे नमाज को फ़र्ज करार दिया गया, या नमाज के बारे में पनिशमेंट्स भी बताई गई जो छोड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो दीज़म इज़ नॉट द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ अ मुस्लिम शुड बी। लेकिन दीस्ट आपको बहुत नज़र आएंगे इस सोसाइटी में भी, गोरों में तो बहुत ही नज़र आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी मेजॉरिटी आप कह लें जो इवन हाई पोस्ट पे हों मे बी लोग, उन्हें आ जाके दीस्ट ही बनना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दीज़म का नारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि ह्यूमैनिटी इज़ एवरीथिंग। तो हमें भी स्मार्टली खेल के ये समझाना चाहिए कि इस्लाम में ह्यूमैनिटी बेसिक है, वन क्लास है, उसके बाद बहुत कुछ आता है, ह्यूमैनिटी से आगे की बहुत सी बातें हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे ऊपर की जो है वो शाख है कि खालिक को जान लेना। ओके, उसके बाद थीइज्म। थीइज्म जो है ये बिलीफ इन गॉड है, मुसलमान थीस्ट है। थीस्ट जो है वो रेवलेशन से लेते हैं इंस्ट्रक्शन, दीस्ट जो है वो नेचुरल फिनोमिना से लेंगे, या साइंटिफिक रीजनिंग से लेंगे, या ऑब्जर्वेशन से लेंगे, या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से लेंगे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? ये इंसानों की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, जो ट्रांसफ़र होती है थ्रू जीन्स, और लोग खुद ही ये रियलाइज़ करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। तो दीस के जो वो उनके मुताबिक जो बिलीव्स हैं वो रेवलेशन नहीं है, कि रेवलेशन पे हम रिलाई नहीं करेंगे, हम रिलाई करेंगे ह्यूमन अकल पे, रैशनैलिटी पे, नेचुरल फिनोमिना पे, यानी नेचुरलिज्म एक हद तक, और जाहिर है कि ऑब्जर्वेशन और जो एक्सपीरियंसेस हैं और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। थीस्ट और दीस्ट में फ़र्क ये है कि थीस्ट जो है वो वही के कायल है, समझ रहे हैं, जैसे क्रिश्चियंस थीस्ट हैं, क्योंकि क्रिश्चियन जो है वो बाइबल को रेवलेशन समझते हैं, और मुसलमान भी थीस्ट है और जीव भी थीस्ट हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है। और इसके बाद आप आ जाएँ तो एथिज्म है, वो आपके सामने है कि बेसिकली एथिज्म क्या होता है। एथिज्म खुदा का इनकार है सीधा सीधा, और एथिज्म के करीब करीब एग्नोस्टिसिज्म है। एग्नोस्टिक होते हैं जो कहते हैं कि खुदा होगा या नहीं होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मे बी हो मे बी ना हो बट आई डोंट केयर, ठीक है, ये एग्नोस्टिक है। या वो कहे मैं बीच में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही खुदा है कि नहीं है। तो ये बड़ी थिन लाइन है आपस में दीज़म की और जो एग्नोस्टिसिज्म है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। इसीलिए देखें कितना ज़रूरी है इस्लाम को ऑल इन ऑल पढ़ना, वरना हो सकता है आपको अपेरेंटली कोई बंदा इस्लामिक स्पीकर हो लेकिन अंदर से दीस्ट हो सकता है ना, दीज़म का कायल हो, और आपको ऐसी ऐसी बातें पता लग रही हों कि असल में तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप ह्यूमैनिटी के काम आना है, बस दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, दीन है ही ये सारा का सारा। हम भी कहते हैं दीन में मेन मकसद डेफिनेटली लोगों के काम आना है, इट इज़ अ वेरी 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 ह्यूज पोर्शन ऑफ आर दीन, और डेफिनेटली कैरेक्टर बिल्डिंग है, डेफिनेटली निखारना है सोसाइटी को। लेकिन यू कांट से कि रेवलेशन की ज़रूरत नहीं है, या यू कांट से कि वर्शिप की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह के बारे में आप जो है वो अजीबो गरीब बातें करें। तो ये हमारा इख्तलाफ है। और लास्टली ह्यूमनिज़म। ह्यूमनिज़म बेसिकली 19वीं सदी की एक फ़िलासफ़ी है,
और ह्यूमनिज्म के मुताबिक इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं, इट इज एन अप्रोच टू लाइफ बेस्ड ऑन रीजन एंड कॉमन ह्यूमैनिटी, रिकग्नाइजिंग दैट मॉरल वैल्यूज आर प्रॉपरली फाउंडेड ऑन ह्यूमन नेचर एंड एक्सपीरियंसेस अलोन। यानी जो मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की डिबेट क्या है? सब्जेक्टिव चीज़ वो होती है जो वक्त के साथ चेंज हो सकती है और जिसकी कोई ऑथेंटिक एज सच सोर्स नहीं है और हर बंदे के मुताबिक वो डिफरेंट डेफिनेशन रखेगी, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव चीज़ होती है कि रिगार्डलेस ऑफ पर्सन, वो चीज़ किसी सोर्स से डिफाइंड है ऑलरेडी, रिगार्डलेस वो बंदा गोरा है, काला है, अरबी है, अजमी है, यूरोपियन है, कोई भी है, उस पर वही चीज़ अप्लाई होगी। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव सोर्स। तो वही और इस्लाम ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है, ठीक है। जब इस्लाम में औरत के लिए हिजाब है वो ऑब्जेक्टिव सोर्स से आ रहा है, वो कुरान की सूरह नूर से और सूरह अज़ाब से आ रहा है और वो चेंज नहीं होने वाला। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हिजाब नहीं होना चाहिए, या कोई ये नहीं कह सकता मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नमाज की खैर है, कोई बात नहीं, ना भी पढ़ो तो खैर है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट्स ओके। तो हम ऐसे नहीं कहते, ठीक है। अब ये जो ह्यूमनिज्म है ये कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन एक्सपीरियंस अलोन विल डिसाइड थिंग्स, और इसी का ब्रेन चाइल्ड, इसी का आप कह लें काका, वो मॉरल रिलेटिविज्म है। मॉरल रिलेटिविज्म मोरालिटी की पूरी थ्योरी है। वो ये है कि मोरालिटी रिलेटिव है, हर बंदे के लिए सही और गलत की डेफिनेशन डिफरेंट है, यानी जियो और जीने दो, इन शॉर्ट ये फिलॉसफी है, ठीक है। यानी माइंड योर ओन बिजनेस, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बंदे को खुशी लेस्बियन बनने में मिल रही है तो सो बेट, किसी को गे बनने से मिल रही है सो बेट, किसी को जो है वो खुशी अपने आप को लिटरली हार्म करके मिलती है सो बेट। अब तो नेक्स्ट लेवल जो है वो उस पर बात जा रही है ना, जो पीडोफीलिया है, पीडोफीलिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई हैं और आपके नेटफ्लिक्स में बहुत सबलिमिनली पीडोफीलिया के मैसेज दिए जा रहे हैं और आपकी एडवर्टीजमेंट्स में, ठीक है। इस पर कभी रिसर्च कीजिएगा। इसी तरह कोई कह सकता है जी नेक्रोफीलिया, मुझे तो मज़ा आता है लाशों के साथ जो है वो सेक्सुअल एक्ट्स करके, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है ना, और ऐसे लोग मौजूद हैं वेस्ट में। तो वो हर ग्रुप फिर कहेगा कि चूंकि हमने एज ए ग्रुप ये डिसाइड कर लिया हमारे लिए बेहतर है तो हम तो ऐसे ही करेंगे। तो यही तो हो रहा है मॉरल रिलेटिविज्म में कि भाई तुम्हें ज़रूरत क्या है किसी को कुछ कहने की, जो जैसा सोचता है सोचने दो, जो जैसा बिलीफ रखता है उसको बिलीफ वो रखने दो। इंसेस्ट भी ठीक है, अगर एक तबका उठ के कहता है इंसेस्ट ठीक है, बहन भाइयों से एक सेक्सुअल ताल्लुक, तो इसमें क्या मसला है, एज लॉन्ग एज